ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहों के उच्च के बारे में और नीच के बारे में, साथ ही ग्रहों की स्वराशि के बारे में बात करेंगे। ग्रह कौन से स्थान पर स्वराशि होता है और कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह के 28 स्थान किस प्रकार होते हैं। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहे और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवग्रहों के स्वराशि के बारे में। आप इस कुंडली को पूरे तरीके से देखिए और इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें सबसे पहले 1 नंबर है, यानी ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, पहली राशि है तो मेष राशि है। अगर लगन में 2 नंबर लिखा होता तो वृष लगन की कुंडली हो जाती। ये 1 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है या कालपुरुष कुंडली भी इसे हम समझ सकते हैं। इस कुंडली में जहाँ जहाँ देखो, इस पूरी कुंडली में जहाँ जहाँ डबल अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर से, लाल रंग से, वो ग्रह स्वराशि है। तो पहली राशि यानी मेष राशि में मंगल स्वराशि हो गया, दूसरी राशि में वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया, तीसरी राशि मिथुन तो बुध स्वराशि हो गया, चौथी राशि कर्क राशि तो चंद्रमा स्वराशि हो गया, 5वीं राशि सूर्य तो स्वराशि सूर्य हो गया, छठी राशि कन्या तो बुध स्वराशि हो गया, 7वीं राशि तुला, तुला स्वामी शुक्र तो शुक्र स्वराशि हो गया, 8वीं का स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि का तो मंगल स्वराशि हो गया, 9वीं राशि का स्वामी गुरु, धनु राशि का स्वामी तो गुरु यहाँ पर स्वराशि हो जाते हैं। 10वीं राशि इसी प्रकार मकर में शनि, कुंभ में शनि और मीन राशि में गुरु बृहस्पति। ये तो वे स्वराशि के ग्रह, यानी ग्रह अगर इन राशि में बैठे होते हैं कुंडली में, चाहे किसी भी स्थान पर बैठे हैं। ये 8 नंबर यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, ये 8 नंबर लगन में भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी स्वराशि मंगल ही होगा। समझ रहे हो? तो मंगल स्वराशि होता है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, वहाँ मंगल स्वराशि का माना जाता है। इसी प्रकार अब मैं आपको बताता हूँ कुंडली में ग्रहों के उच्च राशि, ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। तो देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, साथ में ये एरो का निशान ऊपर की तरफ किया हुआ है। इसका अर्थ ये है कि तो यहाँ पर ये ग्रह उच्च का होता है। जैसे कि सूर्य स्वराशि तो सूर्य की सिंह राशि है, लेकिन सूर्य जब मेष राशि में अगर बैठा हो तो सूर्य उच्च का माना गया है। इसी प्रकार वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना गया है। मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। अगर राहु मिथुन राशि में हो तो उच्च का माना जाता है। इसी प्रकार कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के माने गए हैं। सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। कन्या राशि में बुध, यहाँ पर ये स्वराशि भी है और बुध कन्या राशि में उच्च का भी माना जाता है। इसी प्रकार तुला राशि में शनि उच्च के माने गए हैं। वृश्चिक राशि में केतु उच्च के माने गए हैं। धनु राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। मकर राशि में मंगल उच्च के माने गए हैं। कुंभ राशि में कोई भी उच्च का नहीं है, न कोई नीच का है। इसी प्रकार मीन राशि में शुक्र उच्च के माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बहुत सी चीजें आपको एक ही पंडाल में मिलेगी, ऐसा मानिए। आपको एक ही जगह सारी व्यवस्था मिल रही है, एक ही जगह हर चीज समझने को मिल रही है। ये बहुत पॉइंट के बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लोग इन पे डिफरेंट वीडियो बनाते हैं, उससे हर चीज़ को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब सारी चीज़ें एक साथ होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कुंडली खोलते ही, किसी की भी कुंडली हम जब खोलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या स्थान देखने चाहिए। ये 3 3 4 ये लिखा हुआ है, ये सब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसको पूरा आप समझिए। जैसे ये उच्च ग्रह की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं नीच ग्रह की। ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है। तो देखिए जैसे सूर्य
मेष राशि में उच्च का है, तो ठीक सूर्य अपने से 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है। यानी मेष राशि में सूर्य उच्च का, तो तुला राशि में सूर्य नीच का। वृष राशि में चंद्रमा उच्च के है, तो वृष राशि से आप 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, आप समझिए। इसी प्रकार राहु मिथुन राशि में उच्च के है, 7वीं राशि गिनो, 7वां घर राहु से 7वां घर ये पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां घर धनु राशि का पड़ता है, तो धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। और धनु राशि में राहु गुरु एक साथ बैठे हो तो गुरु चंडाल योग बनता है और उसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी मिलता है। इसी प्रकार आप ये समझे, चौथे स्थान पर यानी चौथी राशि में गुरु उच्च के हैं, तो गुरु से ठीक 7वां स्थान ये पड़ता है, यहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें स्थान पे गुरु नीच के हो जाते हैं 7वीं राशि में, यानी मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य से आप 7 घर गिनोगे तो 7वां घर भी खाली है, जैसे शनि है, तो शनि से 7वें स्थान पर भी ना कोई उच्च और नीच राशि है, न सूर्य से 7वें स्थान पर कोई उच्च नीच राशि है। अब आप ये समझें कि जैसे बुध है, बुध कन्या राशि में उच्च का है, तो कन्या राशि से 7वां घर पड़ता है, 12वां स्थान यहाँ पे 12वीं राशि, यानी मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार शनि तुला राशि में उच्च के हैं, तो तुला से 7वां स्थान पड़ता है मेष राशि का, तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार 8वें स्थान पे आप देखो कि केतु है, केतु उच्च का है 8वीं राशि में, यानी वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है, वृषभ राशि में केतु नीच का हो जाता है। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर राहु का मैं बता ही चुका हूँ। मकर राशि में देखो मंगल उच्च के हैं, और मकर राशि से 7वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पे मंगल हो जाता है नीच का, यानी 7वीं राशि में मकर राशि से 7वीं राशि है कर्क राशि, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार 11वीं राशि खाली है, 11वीं राशि में केवल शनि स्वराशि है, और 12वीं राशि यानी मीन राशि में देखो शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, और शुक्र से 7वीं राशि अगर अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 नंबर की राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ प्रिय दर्शकों कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब हम बात करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ बातें गहरी होती है और उन्हें जड़ से निकालना पड़ता है। मैं आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ, आप वीडियो को गौर से देखिए। यहाँ पर से आप मानो कि 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, कन्या राशि में बुध उच्च के हैं, बुध स्वराशि भी है, और कन्या राशि से 12 नंबर की राशि है मीन राशि। मीन राशि क्या है? गुरुदेव बृहस्पति की राशि। कन्या राशि है बुध ग्रह की राशि। अब कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है, शुक्र का बुध मित्र होता है, लेकिन मित्र राशि में होने के बावजूद भी शुक्र जब कन्या राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं। इससे ठीक अपोजिट, इससे ठीक उल्टा, जब शुक्र अपने सबसे बड़े शत्रु की राशि मीन राशि में होते हैं, गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं, तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? जैसे चंद्रमा की राशि में गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के मित्र है, परम मित्र है, उच्च के रहते हैं। शनि गुरु का शत्रु है, तो शनि की राशि में नीच के हो जाते हैं। समझ रहे? मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, किंतु चंद्रमा का मित्र तो मंगल भी है, मंगल चंद्रमा की राशि में आते नीच का हो जाता है, और मंगल शनि अपने सबसे बड़े शत्रु की राशि में आता है तो उच्च का हो जाता है। तो ये चीजें जाननी बहुत आवश्यक है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। हर ग्रह अपने से 7वीं राशि, कोई भी राशि हो, अपने से 7वीं राशि में वो नीच का होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे जिक्र किया था कि 9 ग्रहों के 28 स्थान, तो हमें जब भी हम कुंडली देखें, स्वयं की देखें या किसी और की देखें, तो हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले प्रत्येक ग्रह के स्थान देखने चाहिए। जैसे सूर्य को 3 स्थान मिले हैं, चंद्रमा को 3 स्थान मिले हैं,
मंगल को 4 स्थान मिले हैं, बुध को 2 स्थान, गुरु को 4, शुक्र को 4, शनि को 4, राहु को 2 और केतु को 2। इन सबको ये स्थान मिले हुए हैं, ये तो फिक्स है, परमानेंट है। अगर इन स्थानों में हो तो इनका जो लगभग जो फलादेश है वो काफ़ी हद तक स्थायी हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे सूर्य के लिए 3 स्थान देखे जाते हैं। सूर्य स्वराशि होगा 5वीं राशि में, सिंह राशि में सूर्य स्वराशि है। ये देखो कि सूर्य जब भी कुंडली पढ़ो तो सबसे पहले ये देखो सूर्य स्वराशि में है या नहीं। तो 5वीं राशि सूर्य की स्वराशि है, 1 स्थान सूर्य का। अब ये देखो कि सूर्य मेष राशि में है क्या। अगर स्वराशि में नहीं है तो मेष राशि में है क्या। अगर मेष में है तो उच्च का है तो अच्छे फल देना और उसकी फल देने की क्षमता में बहुत वृद्धि होती है। इसी प्रकार ये देखो कि सूर्य तुला राशि में तो नहीं है। अगर तुला राशि में तो सूर्य नीच का है तो अलग फल देता है। डिपेंड करता है इन ग्रहों के फल देने की जो नियम है वो भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से लग्न की कुंडली है। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है तो सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ये अच्छे फल देते हैं। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में अगर जैसे बुध है, शुक्र है, ये साश्चर्य से बढ़िया फल देते हैं। शनि है, ये खराब फल देते हैं, पाप फल देते हैं। इसी प्रकार राहु केतु भी है। तो इन सब की डिटेल भी अपन आगे जानेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि सूर्य के 3 स्थान देखने हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का स्थान देखो। चंद्रमा स्वराशि होता है कर्क राशि में। अगर कहीं पर भी कर्क राशि है और अगर वहाँ पे चंद्रमा है तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार चंद्रमा उच्च का होता है वृष राशि में, नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में। तो चंद्रमा को कौन से स्थान मिले? 1, 2 और 3 स्थान चंद्रमा को मिल गए। मंगल को देखो 4 स्थान प्राप्त है। कैसे? मंगल मेष राशि, स्वराशि, वृश्चिक राशि, स्वराशि 2 स्थान। मंगल उच्च का माना जाता है शनि की राशि मकर के अंदर और नीच का माना जाता है चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर। तो 4 स्थान 1, 2, 3, 4 स्थान मंगल को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार बुध को 2 स्थान प्राप्त है। बुध स्वराशि भी कन्या में है, बुध उच्च का भी कन्या में है, नीच का बुध मीन राशि में। तो 2 स्थान 6ठा और 12वां 2 स्थान ऐसे मिल गए। ये जरूरी नहीं स्थान 6ठा और 12वां ही हो, राशियां कहीं पर भी आ सकती है। ये कुंडली 1 नंबर से शुरू है, ये कुंडली 12 नंबर से भी शुरू हो सकती है, 10 नंबर से भी शुरू हो सकती है। तो ये हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार गुरु को 4 स्थान प्राप्त है। कौन से? सबसे फिक्स तो ये है 9वां और 12वां स्थान, यानी कि 9वीं राशि और 12वीं राशि, धनु और मीन। इसके अतिरिक्त गुरु उच्च का है कर्क राशि में, मकर में नीच का, तो 4 स्थान हो गए। इसी प्रकार शुक्र है तो शुक्र वृष राशि शुक्र की, तुला राशि शुक्र की, शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, नीच का हो जाता है कन्या राशि में। इसी प्रकार शनि को 4 स्थान प्राप्त। कैसे? 10वां 11वां 2 राशि लगातार शनि ग्रह की, मकर और कुंभ। इसके अतिरिक्त मेष में उच्च का शनि, तुला में नीच का शनि, तो 4 स्थान शनि के हो गए। इसी प्रकार राहु के 2 स्थान कैसे बने? तीसरी राशि में उच्च का, 9वीं राशि में नीच का, तो 2 स्थान राहु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार केतु को 2 स्थान प्राप्त है। वृष राशि में केतु नीच का हो जाता है और इसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाता है। तो ये होते हैं ग्रहों की उच्च और नीच की राशियां, ग्रहों की स्वराशि। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक जितने भी हैं मेरे वीडियो से वो संतुष्ट हुए हों और वो समझ पाए हों कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, कौन सी राशि ग्रह की स्वराशि होती है। उच्च राशि में कोई भी ग्रह अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से फल देता है। नीच राशि में वही ग्रह पाप फल देने की उसकी थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है, पाप फल देने में उसकी सक्रियता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही अगर कोई ग्रह स्वराशि है तो वो आसानी से आपको नीच फल नहीं देगा, पाप फल नहीं देगा। बाकी ग्रहों का जो फलादेश है वो मुख्यतः लग्न के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है। मैं तो ये कहता हूँ, इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सबका अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भले ही आपकी राशि चाहे कोई भी हो, उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपकी लग्न कुंडली से पड़ता है। आपकी कुंडली कौन से लग्न की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको जब भी आप कुंडली देखो सबसे पहले आपको लग्न ज्ञात होना आवश्यक है। लग्न जानना जरूरी है कि कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है, उसी लग्न के अनुसार ग्रह आपको फल देंगे। राशि बाद में, नक्षत्र बाद में, पक्ष बाद में, तिथि सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले
आपको लग्न देखना होता है कि कुंडली कौन से लग्न की है, चंद्रमा कहाँ स्थित है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, ऐसे ही रोचक चीज़ें आपको लगातार जानने को मिलेगी और आपको खुद को मैं कुंडली का एक्सपर्ट बना दूंगा। अगर आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं खुद आपको कुंडली का एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना मेरा आप सबसे वादा है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और आपकी कुंडली कौन से लग्न की है अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप अपनी कुंडली बनाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।